नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी बहुमत हासिल करने के बाद अब शपथ की तैयारियों में जुट गई है। सीएम नायब सैनी ने पीएम से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने तो वहीं नायब सैनी को गृहमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। हरियाणा में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम पहले से ही तय है। कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगी क्या जिम्मेदारी, पार्टी की ओर से क्या नायब सैनी ही सीएम रहेंगे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। अब शपथ की तैयारी किसको मिलेगी, क्या जिम्मेदारी, ये सवाल बड़ा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी ने अब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिले हैं। उन्हें बताया कि प्रदेश में आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। बीजेपी की शानदार जीत उसी का नतीजा है। सीएम के सवाल पर नायब सैनी ने कहा कि इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। हालांकि पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने बयान में कहा है कि इसका फैसला पहले हो चुका है। नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लीजिए सीएम पद पर रहे दोनों बड़े नेता। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे। मोदी जी की नीतियां, हमारे काम, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और एक साइलेंट वेव ये इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली है, जिसको मैं हमेशा एक मूक क्रांति कहता हूं। तो हमने हरियाणा में एक जो काम किए, मूक क्रांति के नाते से वो काम सब हुए। सीएम का फेस कौन है? सीएम का फेस हमारे जो पहले से तय है, अभी वही है, उसमें कोई बदल थोड़ी। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा लेकर बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये अगले कुछ दिनों में हो सकता है। पंचकुला में इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चूंकि इस चुनाव में स्पीकर और 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं, इसलिए नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों को लिया जाएगा। इस बार 1 या 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए अनिल विज और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, इसके अलावा लगातार तीसरी बार पानीपत ग्रामीण से जीते महिपाल ढांडा को जाट कोटे में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मंत्री पद के लिए दोनों जीते हुए मंत्री महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा के अलावा विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा बरवाला से जीते, डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा इसराना से जीते, कृष्णलाल पवार बादशाहपुर से जीते, राव नरबीर सिंह नरवाना से जीते, कृष्ण बेदी तो शाम से जीती श्रुति चौधरी, बेवानी से जीते घनश्याम सराफ, रेवाड़ी से विधायक बने लक्ष्मण यादव और सीएम सिटी का 10 साल तक रुतबा रखने वाले करनाल से जीते जगमोहन आनंद का नाम भी मंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। चलिए कौन कौन बनेगा मंत्री, गिनती शुरू हुई। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो हरियाणा में बड़े मैंडेट के बाद बीजेपी अब शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई है और अब किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह सवाल अंदर खाने अब जोर पकड़ने लगा है। देवेंद्र, शपथ ग्रहण की तैयारी की चर्चाएं अब जोर पर हैं। बड़ा मैंडेट जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने कल दिया, हमने देखा भी, इतिहास रचा बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर। अब आगे किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी, शपथ ग्रहण कब तक हो सकता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सौरभ, कल जब बीजेपी की शानदार जीत हुई तो शाम को प्रधानमंत्री ने बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री भी खूब आए और उन्होंने बधाई दी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। लेकिन उसके बाद, जश्न के बाद, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, बड़े नेताओं की बैठक भी हुई है। और अब आगे कैसे शपथ ग्रहण कैसे होगा,
क्या होगा, जो फैसले हुए उसी के मुताबिक आज नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और कुछ और बड़े नेता, मनोहर लाल जी को भी दिल्ली में चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे सलाह मशवरा हुआ है आज। और बहुत संभव है कि 12 अक्टूबर को दशहरे का दिन है, 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके लिए पंचकुला में बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि जितनी शानदार जीत है उतना ही शानदार कार्यक्रम होगा, क्योंकि रिकॉर्ड बना है। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में कोई सरकार या कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है, तीसरी बार सरकार चलाएगी, तो इस बार जश्न कुछ खास होगा। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है कि नायब सैनी, जैसा पहले से ऐलान किया जा चुका है, पार्टी ने फैसला लिया था और अमित शाह जी ने उसका ऐलान भी किया कि सीएम फेस नायब सैनी है, सरकार बनने पर उनको सीएम बनाया जाएगा। और अभी तक की सूचना ये है कि नायब सैनी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगले। उनके अलावा इस बार 1 या 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी की सरकारें जहां जहां बनी है पिछले कुछ टाइम में, वहां सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक नया फार्मूला लागू हुआ है कि सीएम किसी कम्युनिटी का होगा तो और जातियों को भी और समाज के लोगों को भी डिप्टी सीएम के तौर पर उनको मान सम्मान दिया जाए, ताकि सोशल इंजीनियरिंग के साथ सरकार का चेहरा नजर आए कि सभी जातियों को मान सम्मान दिया जा रहा है। इसमें अनिल विज का नाम डिप्टी सीएम के लिए सामने आ सकता है, या आरती राव, जिनका डेब्यू हुआ है पॉलिटिक्स में। चूंकि राव इंद्रजीत ने 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती है हीरवाल में, तो राव इंद्रजीत ने फिर बीजेपी के लिए एक बढ़िया बेमिसाल काम किया। तो इनाम के तौर पर आरती राव की, चूंकि राव इंद्रजीत सीएम बनने के लिए बहुत टाइम से कोशिश करें, जब कांग्रेस में तब भी उनकी कोशिश थी कि अहीरवाल से सीएम हो। उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बेटी के लिए वो, क्योंकि उसकी शुरुआत है, अगर डिप्टी सीएम बेटी बन जाए तो आगे उसका करियर शुरुआत अच्छी हो जाएगी, ये भी हो सकता है। और महिपाल ढांडा के कुछ समर्थक बता रहे हैं कि चूंकि तीसरी बार लगातार जीते हैं और जीटी रोड बेल्ट में 2 ही जाट कम्युनिटी के, जाट समाज के 2 विधायक बने हैं, महिपाल ढांडा और कृष्णा गहलावत, जो राई सोनीपत से बनी है। तो कृष्णा गहलावत का नाम भी चल रहा है, हालांकि अभी मीडिया में नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है चूंकि जैसे निर्मल चौधरी एक बार गनौर से जीती थी, या कमलेश ढांडा को महिला कोटा है, महिला कोटा के अलावा जाट कम्युनिटी से संबंध रखती हैं कृष्णा गहलावत, उनका नाम चल रहा है। और एक बड़ी सूचना ये आ रही है, आरएसएस के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि कृष्ण मिड्डा जो लगातार तीसरी बार जीती है जींद से और कोई मंत्री नहीं बन सकता, हर जिले से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। क्योंकि उपचुनाव हुआ था जींद में, कृष्ण मिड्डा जीते, बीजेपी में आए, फिर जीते, अब फिर 5 साल के लिए पूर्णकालिक के लिए जो चुनाव हुआ है और सरकार चलेगी, चूंकि बहुमत की सरकार है। और 3 निर्दलीय ने भी अब समर्थन दे दिया है कि वो कहां जाए और सरकार के साथ हो गए। तो 51 विधायकों के साथ बीजेपी नई पारी की शुरुआत करेगी, तीसरी पारी की। कृष्ण मिड्डा का नाम भी चल रहा है और अब उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद रहेंगे, वो लाडवा कुरुक्षेत्र से। उससे पहले अंबाला से अनिल विज डिप्टी सीएम बने या मंत्री, अंबाला को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन जगमोहन आनंद जो सीएम सिटी 10 साल तक करनाल रही है, उनका नाम चल रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। अगर सीएम जीटी रोड बेल्ट से है और अनिल विज जीटी रोड बेल्ट से है और कृष्णा गहलावत को सोनीपत से, चूंकि जाट कम्युनिटी से है, महिला का कोटा भी होता है, तो उस तरीके से फिर जगन ठीक है जो आगे की रणनीति होगी बिल्कुल से जीते हैं। जगमोहन आनंद जो जीते हैं उनका दाव चल सकता है, लेकिन इसमें राव नरबीर सिंह को बनाना जरूरी है। उसके अलावा आरती राव का तो नाम है ही, कुछ और भी नाम है जो मतलब चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम 1 बनेगा, 2 बनेगा, नहीं बनेंगे, उस पर भी कुल मिलाकर आज दिल्ली में चर्चा हुई है। और 12 तारीख को जिस दिन दशहरे का दिन है, 12 अक्टूबर को शनिवार को दशहरा है, और क्योंकि प्रधानमंत्री कल 2 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, 2 दिन के बाद लौट आएंगे, शायद प्रधानमंत्री भी हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, इस तरह की भी संभावना है। कुल मिलाकर जश्न के बाद अब जिम्मेदारियां और मंत्रियों के पद ग्रहण और शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। ठीक है, अब महेश, नए चेहरों की बात हो रही है, नए चेहरों पर इस बार नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है कैबिनेट में, और सबसे अहम सवाल ये कि अनिल विज दावा ठोक चुके हैं मुख्यमंत्री मैं हो सकता हूं। हमने देखा था चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अगर आलाकमान चाहेगा तो सीएम पद के लिए मैं सबसे पुराना विधायक हूं, सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, तो मेरा भी दावा बनता है। क्या आप जीत के बाद कुछ रद्दोबदल होगा या सीएम फेस नायब सैनी रहेंगे?
देखिए सौरभ, सातुर से बात तो कही जा सकती है कि कुछ बयान जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिहाज से दिए जाते हैं और कुछ बयान जो है वो जरूरत के लिहाज से दिए जाते हैं। यहाँ पर चित्रा सरबारा जिस तरह का चुनावी मुकाबला दे रही थी एक निर्दलीय की हैसियत से, अगर कहीं चित्रा सरबारा के पास कांग्रेस पार्टी का टिकट होता तो इस बार जो सीरीज जीत की जो सीरीज अनिल विज निभाते चले आ रहे हैं कि एक के बाद एक जीत हासिल करते चले आ रहे हैं, इतिहास बनाते चले जा रहे हैं। अगर चित्रा सरबारा के पास कांग्रेस पार्टी का टिकट होता, अगर कहीं कांग्रेस ने हाथ का निशान चित्रा सरबारा को दिया होता तो इस बार हरियाणा विधानसभा पहुंचना अनिल विज के लिए और ज्यादा मुश्किल हो सकता था और 7,500 की जीत यहां पर अनिल विज की चित्रा सरबारा के सामने देखने को मिली है। दूसरे पायदान पर रही निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरबारा। उस वक्त यह जरूरी था कि वो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे, वो खुद ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, ताकि अपने विधानसभा क्षेत्र में उसका एडवांटेज मिलता है। और कांग्रेस पार्टी में तो हमने हमेशा देखा है कि यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में खड़े होकर ये कहा करते थे कि मैं भी मुख्यमंत्री। उससे पहले के अगर दौर की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में खड़े होकर हर बार ये कहा करते थे कि मैं ही मुख्यमंत्री। रोहतक में खड़े होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री। तो मुझे कोई भी किंतु परंतु यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर नहीं लगता। ओबीसी जातियां अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं और खासकर सैनी वोटर्स अबाउ द पार्टी लाइन कोई भी किसी भी राजनीतिक दल में था, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को सैनी वोटर्स की तरफ से वोट किया गया। हर जगह इसी तरह की जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री का चेहरा है नायब सिंह सैनी, तो इसी वजह से नायब सिंह सैनी को वोट दिया गया। सैनी वोटर्स के साथ साथ एलाइड जो दूसरी जातियां हैं ओबीसी की, वो भी यहां पर साथ जुड़ती चली गई और ओबीसी का पूरा वोट बैंक जो है नायब सिंह सैनी के खाते में डला। ये 56 दिन में जो जादू हुआ, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी के पास है तो यहां नायब सिंह सैनी के पास है। दूसरा परिस्थितियों के पास है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे थे। कल भी मैंने जिक्र किया कि यहां पर 27 सीटों का जो आकलन है वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे थे कि इससे ज्यादा तो शायद ही मिल पाएंगी, और हमने कहा कि हमें तो इससे ज्यादा लग रही है। तो जवाब इस तरह का जो था वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से दिया जा रहा था। उम्मीद से कहीं ज्यादा आई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा बार बार ये कहकर सामने रखा गया कि देखिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे। उसका जो फायदा, उसका जो रिएक्शन है वो हद से भी ज्यादा देखने को मिला और सीटें इतनी आ गई कि भारतीय जनता पार्टी खुद उस पर यकीन नहीं कर पा रही है। इतना वोट मिलेगा तो बीजेपी के लोगों ने भी नहीं सोचा था। लेकिन फिलहाल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नायब सिंह सैनी की कुर्सी तय है और ये अमित शाह की तरफ से पहले से ऐलान कर दिया गया था। अब अनिल विज हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे कोई भी हो, यहां पर डिप्टी सीएम को लेकर चाहे जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी रिजर्व है नायब सिंह सैनी के लिए। उसमें कोई किंतु परंतु ना तो मोदी कर सकते हैं, ना अमित शाह कर सकते हैं और ना ग्राउंड की परिस्थितियां इस तरह की इजाजत देंगी। वीरेन जी, सबसे अहम सवाल वो ये कि डिप्टी सीएम का जिक्र भी हो रहा है। इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे, देवेंद्र ने जिस तरीके से बताया, और कई नाम हैं, आरती राव हैं, महिपाल ढांडा हैं, राव नरवीर हैं, बड़े बड़े दावेदार हैं। और अगर शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो डिप्टी सीएम इनमें से किसको चुना जा सकता है? संभावना किन की नजर आ रही है? देखिए, डिप्टी सीएम से पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि स्पीकर कौन होगा, क्योंकि सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होना। बिल्कुल। अब स्पीकर के ज्ञानचंद गुप्ता हार गए, तो सबसे पहले जो है स्पीकर का चुनाव होना है। तो इसके लिए घनश्याम दास अरोड़ा उपयुक्त हो सकते हैं, राम कुमार कश्यप हैं और रणवीर गंगवा। देखिए, रणवीर गंगवा हो या राम कुमार कश्यप हो, ये ओबीसी समाज से हैं, 3 विधायक ओबीसी समाज से जीते। तो स्पीकर के लिए घनश्याम दास अरोड़ा का नाम उपयुक्त बैठता है। हालांकि हरविंदर कल्याण को भी स्पीकर के लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि वो शालीन है और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, और घनश्याम दास अरोड़ा भी। तो सबसे पहले तो स्पीकर है, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन है। तो मंत्रिमंडल के गठन में देखिए, उप मुख्यमंत्री जो है मनोनीत किया जाता है। शपथ तो मंत्री पद की होती है, कैबिनेट मंत्री की शपथ होती है, और बाद में उप मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेशन होता है। तो उसके अंदर ये पार्टी को पहले तो सैद्धांतिक रूप से फैसला करना है कि उप मुख्यमंत्री छोटे से राज्य में बनाना है या नहीं बनाना। अगर बनाना है तो 1 बनाना है या 2 बनाना है। देखिए, अनिल विज बिल्कुल उपयुक्त दावेदार हो सकते हैं। अंबाला जिले की 4 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो अनिल विज का बनना तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है। देखिए, सबसे ज्यादा जो है पंजाबी विधायक जीते हैं, 8 पंजाबी विधायक जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद 7 ब्राह्मण जीते हैं, 6 जाट जीते हैं, 6 यादव जीते हैं। तो ये जातीय संतुलन भी बनाना है। देखिए, जीटी रोड बेल्ट के अंदर भी अगर महिपाल ढांडा को बनाया जाता है तो कृष्णा गहलावत को नहीं बनाया जाएगा, तो वहां जो महिला किसी अन्य को बनाया जा सकता है। देखिए, अग्रवाल समाज से 2 जीते हैं, विपुल गोयल जीते हैं
और जो है जो मतलब जो अग्रवाल समाज से 2 जीते हैं, तो दोनों में से एक को मंत्री बनना तय है। तो उनमें से कौन बनेगा ये भी पार्टी को तय करना है, क्योंकि विपुल गोयल पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति होती है। और देखिए यादव समाज से जो बात आ रही है, जो अब राव इंद्रजीत ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी की है कि अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा अहिरवाल को है वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। हो सकता है उनका दावा अपने किसी समर्थक के लिए हो, उप मुख्यमंत्री पद के लिए हो, लेकिन जिस तरह का उनका आज बयान आया है वो निश्चित रूप से एक दबाव की राजनीति हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव में आने वाली नहीं है। तो पार्टी की जो नीति होगी उसी के अनुसार होगा। देखिए पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, तो पार्टी इसको बुलाने का पूरा प्रयास करेगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष भी आएंगे और जो भी अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। तो इसके लिए दशहरे का विजयदशमी का दिन भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है। और देखिए जो अलग से अगर हम देखें जाट समाज का अलग से देखें तो वहां जो सुनील सतपाल सागवान है जो जेलर रहे हैं वो भी जीते हैं, और बावल से कृष्ण कुमार भी जीते हैं जो पहले स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे। एक दिन में उन्होंने इस्तीफा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और जीत गए। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को जातीय संरचना के हिसाब से ये जो मंत्रिमंडल का है गठन करना होगा। और ये बात भी देखिए निश्चित है कि अब जो कांग्रेस है वो अपनी हार से उभरने की बजाय चुनाव योग का रुख कर रही है। लेकिन अच्छा तो योग था कि कांग्रेस अपने आत्मविश्लेषण करती, आत्मचिंतन करती, हार के कारण क्या रहे। मैं एक वर्ग विशेष का जुड़ाव रहा, बाकी वर्ग के नेता, पंजाबी समुदाय का नेता कौन था, जो अग्रवाल समाज का नेता कौन था। कांग्रेस को अपने जातीय जो उसका गणित था उस पर भी विचार करना पड़ेगा। और कांग्रेस के सिटिंग विधायक आते हैं, हारे हैं, ज्यादातर सिटिंग आदेश जो है सिटिंग विधायक वो हार गए हैं। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस पर भी भारी पड़ी है। तो कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल। देवेंद्र, अब निर्दलियों की अगर बात की जाए तो 3 निर्दलियों का समर्थन जिस तरीके से आपने भी बताया, 51 विधायकों के साथ दावा ठोका जाएगा सरकार बनाने का। सवाल है कि सावित्री जिंदल का नाम भी बड़ा चर्चा में है। निर्दलीय वो लड़ी तो चुनावी ताल ठोकी, जीत हासिल की, पक्ष क्या रहेगा, क्योंकि उनके जो बेटे हैं पुत्र नवीन जिंदल वो बीजेपी से सांसद हैं। अब सवाल है कि सावित्री जिंदल को क्या पार्टी बनाएगी, अपने साथ कुछ इसी तरीके के और निर्दलीय विधायकों को लेकर आएगी, और क्या उनको निर्दलियों को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए सौरभ, 3 निर्दलीय जीते हैं। इस बार तो कमाल था, जैसा हम चर्चा करते रहे हैं कि 3 दर्जन तक 31 तो थे जो बागी थे या निर्दलीय थे। ये माना जा रहा था कि जीत कर इस बार 6-7 हर बार आते, लेकिन ज्यादा आएंगे, ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 3 ही जीते हैं। इसका मतलब वोटर्स के मूड में ये था कि वो या तो सरकार बनने वाली पार्टी को या बीजेपी और कांग्रेस को वोट देंगे। शायद लोगों को डर भी था कि अगर निर्दलीय जीत कर आते तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी। ये लोग चाहते नहीं थे, तो उन्होंने या तो कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को, मतलब जो पार्टी सरकार बना सकती है, चला सकती है। तो 3 निर्दलीय जो जीते हैं, सबसे पहले देवेंद्र कादियान जो गन्नौर से जीते हैं, सोनीपत से, युवा है। पिछले इलेक्शन में भी पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं दी, बागी होकर चुनाव लड़ा, गांव के लोगों का साथ मिला, उन्होंने कहा जी आप आगे बढ़ो। जैसे विजय जैन के साथ हुआ पानीपत ग्रामीण में, उनको कहा गया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जितवाएंगे। मतलब एक तरह से गांव के लोगों ने, चूंकि गन्नौर एक क्षेत्र है, और देवेंद्र कादियान वो शख्स है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच हाईवे पर मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स काफी मशहूर है, काफी चले हुए हैं, उसके चेयरमैन है। छोटी उम्र है लेकिन बिजनेस में बहुत तरक्की की है। इन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया हुआ है, सामाजिक कार्य करते हैं। और जैसे जीतने के बाद इनका एक बयान आया कि मैं गन्नौर की सफाई के लिए 2 मशीनें मंगवा रहा हूं, एक मशीन तो आज आनी है शायद, 90 लाख रुपए की लागत से। इन्होंने कहा था कि जो काम नहीं हुए, प्रशासन और पालिका सरकार ध्यान नहीं देती, तो मैं करूंगा आपके लिए, आप मेरे को आशीर्वाद दो। तो 90 लाख की जो सफाई करती है मशीनें, मशीनों से सफाई होगी सड़कों की, एक मशीन आज आनी भी है। तो 2 मशीनों को उन्होंने जीतने के बाद ऑर्डर भी कर दिया कि 90 लाख कीमत मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। देवा फाउंडेशन बनाई हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया दोपहर को कि मैं मनोहर लाल जो बीजेपी सरकार बनी है, नायब सैनी, उनको अपना समर्थन देता हूं, सरकार के साथ रहूंगा। लेकिन अगर इस नई सरकार ने कर्मचारियों पर, किसानों पर या किसी उन लोगों पर लाठीचार्ज किया जैसे होता रहा है, तो मैं इस्तीफा जेब में रखूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। मैं सरकार के साथ हूं क्योंकि मेरे समर्थक चाहते हैं विकास के लिए पैसा आए, मैं सरकार को सहयोग समर्थन देता हूं, पैसा आए, हल्के का विकास हो। अगर सरकार ने फिर पहले जैसे हुआ है, विरोध भी हुआ है कि लाठीचार्ज पुलिस करती है, कर्मचारी अपनी मांगे मनवाते हैं, या किसानों का मसला है और कोई प्रदर्शन करता है कि पुलिस लाठीचार्ज करी तो इस्तीफा जेब में रखूंगा, दे दूंगा, समर्थन वापस ले लूंगा। उसके बाद डेवलपमेंट यही हुई कि सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर महिला है, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माता है, हिसार से जीती है,
बीजेपी कांग्रेस पार्टी को हराकर इंडिपेंडेंट जीते, उन्होंने भी, और तीसरा राजेश जून है, तीनों निर्दलीयों ने आज दिल्ली में भी गए हैं, समर्थन दे दिया बीजेपी को। विप्लव कुमार देव हैं जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, या और बड़े जो पदाधिकारी हैं, उनको मिल गए, ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं। तो 48 सीटें बीजेपी ने जीती है, 3 निर्दलीय आगे तो 51 हो गए। मतलब सरकार अब तेज रफ्तार से चलेगी, बहुमत का कोई चक्कर नहीं, बहुमत वाली सरकार है, निर्दलीय भी साथ है। तो अब लोग कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए, हल्के का विकास और लोगों की समस्याएं दूर हो, इसको प्राथमिकता दी जा रही है और तवज्जो दी जा रही है। और बीजेपी सरकार के लिए भी ये है कि अगर कोई विरोध करेगा तो सिर्फ विपक्ष करेगा, और कांग्रेस जिस तरीके में सत्ता में आते आते रह गई, सारी गेम ही पलट गई जिस तरीके से। तो कांग्रेस ही अभी मेरे को लगता है निराश है, अभी सरकार पर हमले करने की स्थिति में नहीं है। 4-6 महीने तो ऐसे ही निकलेंगे, अभी सरकार आराम से चलेगी, उसके बाद विपक्ष की जो भूमिका है वो नजर आएगी। ठीक है महेश, नए उम्मीदवारों को इस बार हमने देखा कि बीजेपी ने बड़ा दांव चला, बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, उतारा गया हरियाणा के रण में, और वो जो रणनीति थी वो कामयाब भी रही। देवेंद्र अत्रेय हालांकि उचाना से वो इतनी बड़ी बढ़त नहीं बना पाए जीत के, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर जीत होती है, चाहे किसी भी रूप में हो। ऐसे कुछ नए कैंडिडेट थे जिन पर बीजेपी ने दांव चला और वो सफल भी रहा। अब नए उम्मीदवारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। नए परिवेश में क्या कुछ और ज्यादा भागीदारी देखने को मिल सकती है कैबिनेट में, और वो नाम कौन से होंगे जिन पर पार्टी भरोसा जताएगी? देखिए सौरभ, आप जिक्र करें उचाना विधानसभा क्षेत्र का, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने 32 वोटों से जीत दर्ज किया और शिकस्त दी यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और रिटायर्ड आईएएस ब्रजेंद्र सिंह को। सबसे बड़ा नाम, और कह सकते हैं कि एक राजनीतिक घराना इसे माना जाता था, लेकिन पहले ही अपने चुनाव में यहां एक बहुत बड़ी जीत देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की तरफ से हासिल की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर था उसका समर्थन मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसा कि जिक्र मैं पहले कर रहा था कि हुड्डा को सीएम बनाने जा रही है कांग्रेस, बाकी तमाम नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। और जिस तरीके से वीरेंद्र सोनी जी ये जानकारी दे रहे हैं कि दूसरी जातियों का नेता आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में कौन था, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसके अलावा कोई भी दूसरा बड़ा चेहरा उनके खेमे में नजर नहीं आता था। हुड्डा पे शुरू और दीपेंद्र पे खत्म, उसके इधर या उधर कोई भी बड़ा नेता उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा था। और तमाम अलग अलग जातिगत नेताओं की जरूरत यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थी। कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के एक गैर जाट चेहरे के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन वो चेहरा भी दरकिनार कर दिया गया और नाराजगी की वजह से कई दिनों तक कुमारी शैलजा अपने चुप्पी साधी रही। और उसी चुप्पी का नुकसान ये हुआ कि जो अनुसूचित जाति का वोटर लोकसभा चुनाव के दौरान यहां कांग्रेस पार्टी के साथ गारंटी वाले वोट के साथ खड़ा था, विधानसभा चुनाव आते आते वो कांग्रेस पार्टी की गाड़ी से उतर लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। अब जिक्र आप कर रहे थे कि कौन से नए चेहरे होंगे, दरअसल यहां पर हो सकता है कि देवेंद्र चतुर्भुज अत्री पर भी एक नया दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने की कोशिश करे, क्योंकि ये बांगर का इलाका और वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और खासकर जाट वोटर्स का जो प्रभाव था उसमें कहीं ना कहीं गैर जाट राजनीति की शुरुआत देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने की। और जीत के कारणों को भी अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जाट वोटर्स काफी कह सकते हैं कि क्षमता के साथ उचाना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला कर रहे थे। फिर चाहे वो ब्रजेंद्र सिंह की बात की जाए, निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र गोगरिया की बात की जाए, इसके अलावा अगर समझने की कोशिश की जाए तो बाकी तमाम जो दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो तमाम जाट चेहरे सामने थे। तो गैर जाट देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को इसका समर्थन मिला। ब्राह्मण होने के नाते, युवा होने के नाते उन्हें भी मौका मिल सकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा कुमारी सैलजा, कांग्रेस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुमारी सैलजा, जिस तरीके से महेश ने बताया, रणदीप सुरजेवाला के अतल तक सिमट कर रह गए और फ्री हैंड दे देना हुड्डा को पूरी तरह से कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि कुमारी सैलजा उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आई, जनता से कनेक्ट नहीं हुई। रणदीप सुरजेवाला कैथल तक ही रहे, आदित्य सुरजेवाला का प्रचार प्रसार करते रहे, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं पूरी तरह से बूस्टअप नहीं मिला। पार्टी को एक हाथ में देना और पुराने जो कैंडिडेट थे उन पर भरोसा जताना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ। अब देखिए, अब हार होगी तो कई कारण पैदा हो जाएंगे, कई कारण निकल आएंगे। अगर ये जीत हो जाती तो सारा श्रेय हुड्डा को मिलता। अब देखिए, कुमारी शैलजा का क्या दृष्टिकोण रहा, उनको दो टिकटों का जो गम रहा, लेकिन देखिए पार्टी तो पार्टी होती है। वो तो पहले मुख्यमंत्री पद की लड़ाई मान रहे थे,
रणदीप सुरजेवाला भी दावा ठोक रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, लेकिन आपने के लिए पार्टी के लिए पसीना कितना बहाया, देखिए ये भी आप आत्म विश्लेषण भी करना होगा। और देखिए जहां तक अब मैं कह रहा हूं, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता और भी करनी है कि कृष्ण पवार की राज्यसभा से जो सीट है वो रिक्त हो जाएगी, तो राज्यसभा में क्या भेजना है, वही दलित समाज से भेजना है। सुनीता दुग्गल जिनकी लोकसभा की टिकट नहीं मिली थी और विधानसभा चुनाव में रतिया से हार गई, क्या पार्टी उनको भेजती है। और देखिए 2 मेयर की जो सीटें हैं वो रिक्त हो गई, अंबाला की और सोनीपत की 15 महीने का कार्यकाल बचा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती है ये नहीं कराती, लेकिन उनकी 2 सीटें जो है नियम के अनुसार जो है उनके विधायक बनने के बाद दोनों अंबाला और सोनीपत रिक्त हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में अब शपथ ग्रहण की तैयारी है, बीजेपी ने बड़ा मैंडेट हासिल किया है कि इसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, तकरीबन ये उम्मीद जताई जा रही कि 12 तारीख तक तस्वीर साफ हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह आसपास 12 तारीख के ही हो सकता है।